Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about recursion in C programming in depth. हम लोग ये बिगिनर्स से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद फिर क्वेश्चन का सेशन भी लाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिगिनर्स के लिए जो है आपको लेक्चर्स भी देखना इंपॉर्टेंट है और फिर क्वेश्चन का सेशन भी देखना इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिकर्शन इन सी प्रोग्रामिंग। रिकर्शन इन सी प्रोग्रामिंग इन डेप्थ ट्यूटोरियल हम लोग कवर करने वाले हैं और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। आप जिन्होंने भी अगर फॉलो नहीं कर रखा है अभी तक तो आप आर्टिकल्स या फिर जो भी चीज़ वहाँ पोस्ट होता है तो आप वहाँ से वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं www.jnjacademy.com पे। और यूट्यूब पे जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम भी आईडी आपको मिल जाए JNJ Academy, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। पूरे सी प्रोग्रामिंग में क्या चल रहा है हम लोगों का, तो ये है पूरे सी प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि कवर है, कंट्रोल फ्लो जो कि कवर है, देन फंक्शंस जो कि हो चुका है कंप्लीट, एंड पॉइंटर्स, रिकर्शन आज स्टार्ट होगा रिकर्शन, एंड देन एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट और फिर मिसलेनियस टॉपिक्स रहेगा कुछ, तो वो अपन 1 by 1 कवर कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टुडेज एजेंडा। आज का हम लोग का एजेंडा क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले रिकर्शन पे। रिकर्शन पे थोड़ी बहुत बहस फंक्शंस में ऑलरेडी हो चुकी है एंड यहाँ हम लोग पूरा प्योर रिकर्शंस पढ़ने वाले हैं। फिर बेस केस क्या होता है, क्योंकि बेस केस रिकर्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देन रिकर्सिव केस, देन एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, रिकर्शन वर्सेस आइटरेशन, यानी कि रिकर्सिव वर्सेस आइटरेटिव सॉल्यूशन मैंने बताया था ना फंक्शंस के अंदर, तो वही चीज़ है। देन आपका व्हेन टू यूज़ रिकर्शन, रिकर्शन हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर प्रोस कॉन्स, यानी कि प्रोस कॉन्स, ये क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑप्टिमाइजिंग रिकर्शन, एंड देन रिकर्शन एप्लीकेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिकर्शन, एंड देन समरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अ फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स, यानी कि वैसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता हो रिकर्सिवली, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। पर्पस क्या होता है इसका, ब्रेक्स प्रॉब्लम्स इनटू ए स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, यानी कि बड़ा प्रॉब्लम को क्या करते हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक स्मॉलर सा प्रॉब्लम जो सबसे स्मॉल प्रॉब्लम होता है जिसको बेस केस बोलते हैं, तो उस बेस केस से फिर फाइनल हमको आउटपुट और छोटा छोटा रिजल्ट को फिर हम वापस इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ करके फाइनल में एक बड़ा सा रिजल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। देन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, एक बेस केस होता है, दूसरा रिकर्सिव केस होता है। बेस केस क्या होता है, बेस केस मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, फिर फर्दर उसको हम सब पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो मेरा बेस केस होता है। रिकर्सिव केस क्या होता है, कॉल्स द फंक्शन विद स्मॉलर इनपुट्स, यानी कि रिकर्सिव कॉल्स को कहते हैं जो फिर फर्दर छोटा पार्ट में कॉल करता रहेगा, यानी कि जब उसको एग्जांपल्स या फैक्टोरियल का, फिबोनाची का या टावर ऑफ हेराई का, ये सब का एग्जांपल देखेंगे। बाकी एल्गोरिदम में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी एग्जांपल काफ़ी सारा हम लोग देखेंगे, तो फिर ज़्यादा समझ में आया कि यार बेस केस और रिकर्सिव केस का क्या फंडा है। फिलहाल ये समझ लो कि बेस केस, रिकर्सिव केस सिंपल सा क्या होता है, बेस केस होता है स्मॉलेस्ट आपका स्टेटमेंट कह लो या सब प्रॉब्लम कह लो जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है। और रिकर्सिव केस क्या होता है, जो बार बार कॉल होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम में जाता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिकर्शन। फैक्टोरियल अच्छा एग्जाम्पल है। फैक्टोरियल क्या होता है यार, फैक्टोरियल का मतलब पहले समझ लो आपको तो ज़्यादा अच्छा होगा। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 24, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे आया है। अब आप ध्यान से देखो ना कि आपको अगर बोला जाए कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू बताओ, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कैसे आया होगा, समझने वाली बात है। इसी को इन जनरल पहले हमेशा छोटा प्रॉब्लम समझा करो और छोटा अगर समझ में आ जाएगा ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम इन जनरल ज़रूर कर लोगे आप, ठीक है ना। देखो अभी अगर फैक्टोरियल में 120 कर दूँ ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले फैक्टोरियल 4 समझ लो, उसके इन जनरल उसको कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 समझो, तो फैक्टोरियल 4 कैसे आया ये समझो। तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा आपका नथिंग बट 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ओके। अब और चीज़ देख लो यहाँ पे, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, फैक्टोरियल 3 कुछ नहीं होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, कुछ नहीं, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अच्छा,
तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब हमको दिख रहा है क्या कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो कि बेस केस बोल सकते हो, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, बेस केस होगा। तो बेस केस हम सबसे स्मॉलेस्ट फिर फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये। तो जब हम फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 होगा तो उसका वैल्यू हम 1 कर देंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1, जो कि बेस केस है, हमें पता है, इसका रिजल्ट हमें पता है कि हाँ फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा। तो निकल चुका है ये 1। हाँ चलो कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या है, 1। तो अब आप ही बताओ, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू अगर हमें पता चल चुका है, ठीक है ना, कि 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 क्या होगा 2। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू अगर हमें पता है, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जो 2 है, तो ये 2 को मैं कहाँ पटक सकता हूँ, ये फैक्टोरियल 2 में, फैक्टोरियल 2 में पटक दिया। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। अब इसका वैल्यू अपने को पता है कि 6 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू पता चल गया। अब ये 6 जो है फैक्टोरियल 3 का वैल्यू मैं कहाँ पटक दूंगा, इसमें। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू यहाँ पे 6 रख दूंगा। तो 6 इंटू 4 क्या हो गया 24। इसी तरीके से अगर आप मान लो कि ऐसा कुछ करते हैं, फैक्टोरियल 5 भी लेट सपोज, तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 आ चुका है, तो 24 यहाँ पे रखो और मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या हो जाएगा, आप 5 हो गए 20, 2 रहेगी, आप 5 गुना 10 12 120। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, छोटा प्रॉब्लम को हमने क्या किया, देखो एक चीज़ बार बार हो रहा है क्या, कि फंक्शन देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 1, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यानी कि कॉल के बार देखो n-1, अगर हमें फैक्टोरियल 2 का वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, n में मल्टीप्लाई करना है n-1 पर। अगर हमें फैक्टोरियल 3 चाहिए तो n में यानी कि 3 मल्टीप्लाई करना है 3-1 का। तो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल कुछ नहीं है, फैक्टोरियल n का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, n इंटू नथिंग बट फिर n-1 करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूँ, f ऑफ n बोल दूँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ n इंटू f ऑफ n-1, बस यही होगा, बन गया। तो यही मेरा कहलाता है रिकर्सिव कॉल, n इंटू n-1, यहाँ पे n इंटू फंक्शन ऑफ n-1 क्या है, यही मेरा रिकर्सिव कॉल कहलाता है। रिकर्सिव फंक्शन कह लो या रिकर्सिव कह लो। तो ये क्या होता है, यही होता है रिकर्सिव आपका केस, रिकर्सिव केस होता है। ये क्या होता है, रिकर्सिव केस, यही मेरा क्या कहलाता है, रिकर्सिव केस कहलाता है। और जो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1 था, फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1, ये क्या था आपका बेस केस, यही क्या था, बेस केस। होप आप समझ में आ गया होगा कि बेस केस क्या है आपका, और आपका जो रिकर्सिव केस है वो क्या है, कैसे बना। तो यही देखो छोटा प्रॉब्लम था, हमने छोटे प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालाइज किया, एनालिसिस के बाद क्या किया हमने कि उसका रिकर्सिव केस लिख दिया और उसका बेस केस हमने बेस केस तो जनरली पता होता है, तो बस बेस केस तक आपको जाना होता है कि बेस केस हमें क्या लेना होगा वो, और दूसरा चीज़ कि हमें रिकर्सिव केस यहाँ पे बनाना होता है। ये दोनों बन गया, कोड लिखा जाएगा आराम से, कोड तो लिख लोगे फिर, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बस वही है, ठीक है ना, कि यूज़र से इनपुट लेना है, प्रिंट करना है वगैरह वगैरह, बस यही है और कुछ नहीं है। फंडा समझ में आया, फंडा समझ में आ गया फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का अपन कोड भी करके देखेंगे लास्ट में, लेकिन कोड करके फैक्टोरियल का अपन देखेंगे लेकिन लास्ट में। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिकर्शन वर्सेस आइटरेशन। अब ये रिकर्शन वर्सेस आइटरेशन जो कि हमने फंक्शन में भी देखा था, यहाँ पे फिर दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुनाह तो नहीं हो जाएगा। देखो पहला क्या अप्रोच की बात करेंगे, तो रिकर्शन जो होता है वो फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है ना, और आइटरेशन जो होता है वो उसमें लूप होता है, यानी फॉर लूप वाइल लूप का इस्तेमाल होता है। अगर स्टेट मैनेजमेंट की बात करेंगे, यूजेस कॉल स्टैक, यानी कि यूजेस कॉल स्टैक फॉर ईच रिकर्सिव कॉल्स। जो रिकर्शन बाद में कॉल होता है ना, जब उसको मैं ड्राई रन करके या फिर कह लो कि जब उसको और अच्छे से डीपली समझाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा स्टैक का कुछ इस्तेमाल होता है क्या। हाँ, तो स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि स्टैक क्या होता है, 1 by 1 करके डेटा आता है, और जो लास्ट में डेटा आएगा वो फर्स्ट बाहर आएगा। कहने का मतलब ये था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इस बेसिस पे काम होता है। या फिर ये भी कह लो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये भी होता है। तो स्टैक इसी बेसिस पे काम करता है, ये हमारा स्टैक होता है, सिंपल सी बात है, STACK स्टैक। क्लियर हुआ। मेमोरी यूजेज की बात करेंगे, हायर ड्यू टू द मल्टीपल स्टैक, लोअर, और आइटरेशन केस में अगर मेमोरी यूजेज की बात करेंगे तो लोअर होता है, क्यों, ओनली लूप वेरिएबल्स रीयूज्ड। यहाँ पे अगर टर्मिनेशन के केस की बात करेंगे तो रिकर्शन में हमें पता है कि बेस केस होना चाहिए, और हमें आइटरेशन के केस में यानी कि लूप के केस में क्या पता है कि कंडीशन आपका फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन अगर आपका फेल हो गया
तो आपका लूप से बाहर आ जाएगा आइटरेशन। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब है सिंपल सा कि रिकर्शन वर्सेस आइटरेशन, बस सिंपल सा बेसिक्स पॉइंट याद रखो। कभी अगर कोई पूछ रहा है या फिर कभी प्लेसमेंट का एग्जाम दो उसमें पूछ लिया कि भाई रिकर्शन आइटरेशन में बताओ डिफरेंस क्या है, तो आराम से वहाँ पे आप इंटरव्यू में आप बता सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू यूज रिकर्शन। रिकर्शन हम लोग को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए या फिर कब यूज़ करना चाहिए, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे यूज़ रिकर्शन की अगर हम बात करें तो देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे नेचुरली रिकर्सिव प्रॉब्लम्स, यानी कि ज़बरदस्ती का जिसमें रिकर्शन नहीं लग सकता उसमें मत लगा दोगे रिकर्शन। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये स्पेस जो होता है वो ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए ज़बरदस्ती का नहीं लगाना। अगर कोई नेचुरली यानी कि ये है कि ये प्रॉब्लम रिकर्शन से ही सॉल्व हो तब लगाओ। रिकर्शन लगाने से अगर फायदा हो रहा है ना तब लगाओ रिकर्शन, अदरवाइज जो तो प्रॉब्लम में रिकर्शन को मत घुसा दो। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स, यानी कि जब एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, इस पर मतलब कि बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर बहुत सारे एल्गोरिदम में देखने वाले हैं, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे क्विक सॉर्ट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे फिबोनाची, टावर ऑफ हेनॉय, फैक्टोरियल वगैरह वगैरह, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू यूज़ रिकर्शन। ठीक है ना, ये तो हो गया। एंड यूज़ आइटरेशन, कब आइटरेशन का इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, वो तो रिकर्शन था, ये आइटरेशन है। तो प्रॉब्लम्स विद नोन रिपीटेशन लिमिट्स, यानी कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम हमको पता है कि रिपीट बार बार ये होने वाला है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर लो। मेमोरी सेंसिटिव एप्लीकेशंस में हम आइटरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस में आ जाएगा सिंप्लीफाइज कोड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, एंड एलिगेंट सॉल्यूशन फॉर हेराडिकल प्रॉब्लम्स। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, हायर मेमोरी यूजेज, मैंने बहुत बार चिल्ला करके बोला है कि भाई रिकर्शन जो होता है वो मेमोरी ज़्यादा लेता है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो का रिस्क होता है। यानी कहने का मतलब है कि हायर मेमोरी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टैक जो आपको स्टैक समझ में आना, क्योंकि जो आपका रिकर्सिव कॉल होगा ना बार बार स्टैक मिलेगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क होता है किसका, ओवरफ्लो का, स्टैक ओवरफ्लो का। ठीक है, क्योंकि स्टैक जो होता है वो फुल भी हो जाएगा तो उसके अंदर फिर ओवरफ्लो का चांस रह सकता है। फिर कैन बी स्लोअर ड्यू टू द ओवरहेड ऑफ अ फंक्शन कॉल्स। अगर फंक्शंस कॉल हो रहा है बार बार जो बड़ा प्रॉब्लम्स होगा तो बार बार ये फंक्शन कॉल होगा, तो इसकी वजह से क्या हो, ओवरहेड ऑफ अ फंक्शंस कॉल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजिंग रिकर्शन। अगर हम बात करें टेल रिकर्शन या फिर मेमोराइजेशन, तो अगर टेल रिकर्शन की बात करें तो रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेमोराइजेशन स्टोर प्रीवियस रिजल्ट टू अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशंस। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, बस इसको याद रखो और कुछ। हम लोग आते हैं आप एग्जांपल्स पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हैश इंक्लूड क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये आपका प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है। एंड इंट मैन, यहाँ पे इंट जो है वो छोटा है इंटीजर, ठीक है ना, इंट स्मॉल लेटर में, तो इंट, फिर यहाँ पे फिब इंट, फिर यहाँ पे इंट मैन यहाँ पे मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर इंट एन क्या है, एक नंबर है, यानी कि फिबोनाची में जैसे फैक्टोरियल हम लेंगे ना कि फिबोनाची क्या है ये, अच्छा ये फिबो के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करिए तो फिबो के लिए फैक्टोरियल का बात करेंगे। फिब मतलब कि एन क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज को यहाँ पे बताएगा कि टर्म्स कितना है। जैसे फिबोनाची सीरीज को पहले समझ ही लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो कोड को थोड़ा देखेंगे। देखो फिबोनाची सीरीज क्या है, पहला टर्म होता है उसका 0, उसका नेक्स्ट टर्म होता है 1, ये 2 इसका बेस केस हो जाएगा, ये क्या होगा, बेस केस। ठीक है, एंड अब क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, दो जस्ट प्रीवियस कंसेक्यूटिव टर्म का सम होता है, यानी कि जस्ट प्रीवियस टर्म है, यानी कि एक जस्ट प्रीवियस एक उसके बाद वाला जस्ट प्रीवियस। तो कहने का मतलब है 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है, उसका सम लेना है जस्ट प्रीवियस। तो यहाँ पे है 0 + 1 क्या होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब इन दोनों का टर्म, यानी कि हम अगर फोर्थ टर्म निकालें तो 1 + 1 करना पड़ेगा तो 2, अब 1 + 2 करना पड़ेगा तो 3, 2 + 3 करना पड़ेगा तो 5, 3 + 5 करना पड़ेगा तो 8, 5 + 8 करना पड़ेगा तो 13, एंड सो ऑन। तो ये हमारा कहने का मतलब है। तो यहाँ से हमें बेस केस मिल गया और फिबोनाची का हमें रिकर्सिव केस पता है क्या, कि लास्ट जो 2 प्रीवियस टर्म है उसका सम। तो अगर लेट सपोज हम फंक्शन बोल देते हैं fn, लेट सपोज अगर हमने फंक्शन बोल दिया कि fn है, हमारा फंक्शन क्या है fn, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं fn को, कि क्या fn है हमें, तो क्या लिखा है, 2 प्रीवियस टर्म का सम है। तो क्या एक जस्ट प्रीवियस मतलब कि n है उसके जस्ट एक पीछे वाला, तो n-1, यानी ये टर्म प्लस f ऑफ n-2th टर्म। तो ये हमारा है आपका ये रिकर्सिव कॉल कहलाएगा। ठीक है, रिकर्सिव केस हो गया ये इसका,
ये क्या कहलाएगा, रिकर्सिव केस, रिकर्सिव केस कहलाएगा, राइट। तो रिकर्सिव केस हो गया और ये क्या हो गया, बेस केस हो गया। तो 0 और 1 ये क्या हो गया, बेस केस। और यहाँ पे जस्ट आपका प्रीवियस, आप ये तो बेस केस हो गया, ठीक है ना, ये एज इट इज रिटर्न कर दोगे। और उसके जब आप निकालोगे यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, जो 0 1 होगा उसको ऐड कर दोगे, यानी कि थर्ड टर्म का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का सम। तो सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का सम करोगे तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 + 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब क्या करना है, जब तुम निकालोगे यहाँ पे फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का सम, दैट इज 1 + 1 2 आएगा, तो 2। अब अगर आप फिफ्थ टर्म निकालोगे तो फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम, दैट इज 3, तो 3 आएगा। तो एंड सो ऑन, ऐसे करके आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका रिकर्सिव केस कहलाता है और ये आपका बेस केस कहलाता है। तो इतना तो कर ही लोगे ना, आप तो इतना तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी कि फिबोनाची पहले होता क्या है, फिबोनाची सीरीज पहले आपको पता तो होना चाहिए। फिबोनाची सीरीज आपको पता ही नहीं, प्रॉब्लम करने चल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। फिबोनाची सीरीज आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने फिबोनाची सीरीज पहले बता दिया आपको। अब यहाँ पे कोड को थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने इंट फिब इंट यहाँ पे सेमीकोलन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ फिब फंक्शन को अगर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो फंक्शन को सबसे पहले हमको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, ये बात हम लोग पढ़े। लेकिन ये आपको रिकर्सिव मेथड से नहीं किया गया, पहले आइटरेटिव मेथड से। ये किस मेथड से, आइटरेटिव मेथड से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल मेथड है ये आपका रिकर्सिव मेथड, रिकर्शन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। इंट फिब इंट यहाँ पे फंक्शन को क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। इंट मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इंट एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे, तो इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स बोला है इंटर करने के लिए, यानी एन का वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। देन हमको क्या करना है, प्रिंट फिबोनाची सीरीज हमें प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे प्रिंट, देखो फॉर यहाँ पे हो गया इंट i = 0। फिर ये क्या है, फॉर लूप कैसे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आई वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी कर दिया गया और इनिशियलाइजेशन भी कर दिया गया है, दोनों चीज़ कर दिया गया है। एंड सेमीकोलन आई इज लेस देन एन एंड फिर सेमीकोलन देन आई प्लस, और उसके बाद पेरेंथेसिस को क्लोज करके हमने कर्ली ब्रेसेस यानी ब्लॉक ऑफ फॉर लूप यहाँ पे लगा दिया। एंड देन क्या प्रिंट कर देना सिंपल सा फिब ऑफ आई प्रिंट कर देना है, ठीक है ना, फिब ऑफ आई प्रिंट कर देना है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे फिब ऑफ आई आप आराम से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर फिब ऑफ आई यानी कि इसका फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया ना, तो जाहिर सी बात है फिर हम आपको फंक्शन के पास जाना पड़ेगा कहीं पर, ठीक है ना। यहाँ पे ये डायरेक्ट फिब ऑफ आई मतलब फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे, और हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है फंक्शन का फिर डेफिनेशन भी होगा। तो ये जो फिब है, इंट फिब इंट एन का वैल्यू जो इंटर किया जाएगा वो एन यहाँ पे आएगा। एंड देन क्या करना है, ये फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस यानी ब्लॉक ऑफ फंक्शंस होगा, तो ये उसके अंदर कोड होगा। इफ n = 0, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि n का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो 0 को ही रिटर्न कर दो। अगर n का वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 ही रिटर्न कर दो, ये चीज़ है, ठीक है। एंड एल्स, इसके अलावा जो 2 केस है, यानी ये 2 केस को छोड़ के उसके अलावा जो भी केस है आप क्या कर दो, रिकर्शन। यहाँ पर रिकर्शन अप्लाई किया गया, यहाँ पर रिकर्शन अप्लाई किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2 जो मैंने बताया था, तो बस यही आपका कोड है, सिंपल सा कोड है यार, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ नहीं है, आ रही है बस में। तो यही आपका फिबोनाची सीरीज का कोड है, मैंने पूरा कोड करके दिखाया है, पूरा कोड, ठीक है ना। तो ये कोड है, बाकी फिर लास्ट में आपको कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर या फिर विजुअल स्टूडियो पे आपको करके कोड दिखा भी दूंगा, आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा रिकर्शन एप्लीकेशंस। रिकर्शन का एप्लीकेशंस क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, सवाल ये है। तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए लाइक फैक्टोरियल्स का आप कोड लिख सकते हो इसके थ्रू, फिबोनाची नंबर्स एंड सो ऑन। इसी तरह से ट्री एंड ग्राफ ट्रैवर्सल्स पे, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसको DFS भी बोलते हैं, तो इसमें भी इस्तेमाल होगा। जब एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, अगर आप लोग साथ दोगे अच्छे से तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टावर ऑफ हेनॉय, अच्छी प्रॉब्लम है ये, तो इसको अलग मिशनरीज टॉपिक्स में या फिर अलग से हम लोग जब सारा कोड देखने वाले होंगे, कब, जब जैसे जैसे टॉपिक्स हम लोग का खत्म होगा उसके बाद, जैसे कि सारा टॉपिक्स अगर खत्म होता है तो 1 बाय 1 फिर मैं सारे का क्वेश्चन सीरीज लेता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस का एक तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो कि हाँ भाई क्यों पढ़े थे, क्वेश्चंस कैसा आएगा नहीं आएगा, कोडिंग कैसा आएगा नहीं आएगा, तो सब अपन कर देंगे। इसमें प्लेसमेंट भी कवर हो जाएगा, और देन फिर आपका जो गेट वगैरह या कंपटीशन है या फिर आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं लेना। पर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तब। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिकर्शन,
ठीक है ना। डिफाइन अ क्लियर बेस केस, तो पहली बात कि आपको क्लियर होना चाहिए आपका बेस केस क्या है, ठीक है ना। अगर बेस केस आप नहीं डिफाइन कर पा रहे हो सही से तो आप फंस जाओगे, फिर ट्रैप में आ जाओगे। रिकर्शन के बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट फिर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज फॉर टेल रिकर्शन, ठीक है ना। हेल्प्स रिड्यूस मेमोरी यूसेज एंड लिमिट रिकर्शन डेप्थ, अवॉइड डीप रिकर्शन फॉर अ लार्ज इनपुट्स एंड डिबगिंग, यूज टूल्स लाइक अ डिबगर्स एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स टू ट्रेस फंक्शंस कॉल्स। समरी इसका देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन में इतना ही था, बाकी कोड में और समझ लेंगे हम, ठीक है ना। बाकी कोड में और फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ उसमें, तो सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो बेसिक सेक्टर में बस इतना ही था। फंक्शंस मैंने पढ़ा दिया, फंक्शंस देख लो, और ये रिकर्शन हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो पॉइंट्स होते हैं छोटा छोटा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। तो बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, फिर मैं एडवांस के लिए क्वेश्चंस का सीरीज लाऊंगा, तो उसको मत देखना भूलना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। समरी क्या है? रिकर्शन इज अ पावरफुल टूल इन अ सी प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स hierarchical problems. Use wisely. Be mindful of a memory and a performance impacts. Optimize where possible to prevent common pitfalls like a stack overflow. ठीक है, इन सबको हम लोग को देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा रिकर्शन में बस क्या होता है, फंक्शंस होता है और वो खुद को कॉल करता है। रिकर्शन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बेस केस इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिकर्सिव केस इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो को आप ढूंढ लेते हो तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, ये तो पक्का है, फिर क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो चलो अब हम कोडिंग पे आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वापस से स्लाइड पे आएंगे। फिलहाल कोडिंग पे आते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने गूगल पे, और गूगल पे हमको सर्च मारना है क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च मारने के बाद यहाँ पे जो भी ऑनलाइन कंपाइलर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन फिर यहाँ पे जो भी मैं फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओपन क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई और देखते हैं। तो कोई भी कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि तुम यही कंपाइलर इस्तेमाल करो, ठीक है ना, ऑनलाइन। चलो, तो ये अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको फैक्टोरियल का, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत बार आया है, तो फैक्टोरियल का कोड पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मैं बता रखा हूँ। अब यहाँ पे फैक्टोरियल का यहाँ पे कोड देख लेते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, क्योंकि उसके बिना कोड रन नहीं कर पाओगे। इंक्लूड stdio.h, उसके बाद यहाँ पे फिर फंक्शंस हम जान रहे कैसा लेने वाले हैं। इन केस ऑफ फैक्टोरियल सिर्फ एक वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक पैरामीटर्स होगा इसके अंदर। तो इंट मैं डिक्लेयर पहले ही कर दे रहा हूँ क्योंकि डिक्लेयर करना ज़रूरी है फंक्शन कॉल से पहले। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो इंट फिर यहाँ पे n आ गया, देन सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा क्या, डिक्लेरेशन, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंट मेन, एंड देन क्या करना है, इंट मेन के बाद फिर हमें यहाँ पे इंट क्या करना होगा हमें, वेट, क्या करना होगा हमें। तो एक ये n का वैल्यू तो मैं कहाँ से लूँगा, यूज़र से। तो यहाँ पे n डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट f इंटर योर, अरे यार, इंटर योर नंबर, ये हो जाएगा इंटर योर नंबर। और फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद भी करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस क्लोज करो, सेमीकोलन लगाओ, ये हो गया। फिर स्कैन एफ, और फिर यहाँ पे %d, ठीक है। और यहाँ पे देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कैन एफ में एक तरीका कि %d से तो आप ले लोगे यूज़र से, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, %d का मतलब है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि आपको इंटीजर लेना है, ठीक है ना। और किसको लेना है, n वेरिएबल में आपको लेना है, हमको जो यूज़र से इनपुट लेना कहाँ रखना है, n वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे m% ऑफ स्कैन के अंदर स्कैन f जब भी इस्तेमाल करोगे तो m% के साथ वेरिएबल को लिखना होता है, एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज करो और यहाँ पे फिर सेमीकोलन लगा दो, ये हो गया, एंड हो गया मैं, एंड देन प्रिंट, ये वो सब चीज़ हो गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा। अब n का वैल्यू आएगा तो क्या करोगे, n का वैल्यू एक यहाँ पे फंक्शंस कॉल करवा दो क्या। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फंक्शंस कॉल करवा सकते हो, सी के अंदर रख सकते हो, एक और वेरिएबल ले करके उसको सी के अंदर डाल सकते हो। तो फैक्टोरियल ये हो गया, या फिर एक काम करो ना, डायरेक्ट प्रिंट ही करवा दे रहा हूँ उसमें, प्रिंट एफ क्या होगा, %d, एंड देन फिर यहाँ पे फैक्टोरियल
और फिर ये इस तरह से, एंड फिर यहाँ पे फंक्शंस कॉल तो वहाँ पे मैंने कर ही दिया है, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूँगा, जो भी है एन लिख दूंगा, एंड देन एक बार और यहाँ पे ये, तो ये हो चुका है यहाँ पे फंक्शंस कॉल भी। तो जब फंक्शंस कॉल हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर रिटर्न 0 कर दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन भी करूँगा फैक्टोरियल को, तो फिर यहाँ पे इंट फैक्टोरियल और देन फिर यहाँ पे इंट एन, एंड फिर फंक्शंस का ब्लॉक आ जाएगा, तो ये आ गया ब्लॉक। और उसके बाद क्या, इसके अंदर कोड लिखना है हमें, और क्या करना है, हमें क्या करना है, इफ़ एन इक्वल्स टू सिंपल से क्या करना है, एन इक्वल्स टू अगर 0 है या फिर 1 है, ठीक है, और कर दो। तो और के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे एन, इफ़ एन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है, और या फिर एन इक्वल्स टू आपका 1 है, ठीक है। तो सिंपल से क्या रिटर्न कर देना है, 1 रिटर्न कर देना है, यही है ना। तो सिंपल से क्या रिटर्न करना है, रिटर्न सिंपल सा 1 रिटर्न कर देना है, ये हो गया। और हमने बताया था कि इफ़ का जो ब्लॉक होता है, अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना, तो सिंपल से आप क्या कर सकते हो, बिना ब्लॉक के लिख सकते हो, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट होता तो फिर इफ़ का भी ब्लॉक हमें बनाना पड़ता है, यानी कर्ली ब्रेसेस देना पड़ता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया है, इफ़ जब पढ़ाया था, ठीक है ना। फिलहाल बस इतना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे फिर से पूरा नहीं समझा सकता, पॉसिबल नहीं। फिर यहाँ पे ये तो हो गया इफ़ वाला पार्ट, फिर यहाँ पे एल्स आ जाएगा, और एल्स के फिर अंदर मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पे एल्स, और फिर क्या रिटर्न करना है, रिकर्सिवली अपने को कॉल करवाना है ना। तो क्या था, एन इंटू फिर यहाँ पे फैक्टोरियल एंड देन n-1 था ना, n-1 एंड देन ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे अगर n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा चाहे 1 होगा, तो रिटर्न हो जाएगा चुपचाप से क्या, 1। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा वैल्यू इसके अलावा कोई और है, तो यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके फिर आंसर देना पड़ेगा इस तरह से। तो एक काम करते हैं, इसको रन करके एक बार देखते हैं, एग्जीक्यूट करके, ठीक है, कहीं भी कोई गलती नहीं है तो पहले 4 का ही देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। पहले 4 फैक्टोरियल 4 कितना होता है, हमने देखा था 24 आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का आंसर मुझे सही नहीं लगा कि सिर्फ 24 क्या है, तो एक काम करो, ये 24 क्या है ये भी बता दे रहा हूँ इसको मैं। तो द फैक्टोरियल ऑफ क्या है, द फैक्टोरियल ऑफ जो हमने नंबर इंटर करना है वो, तो परसेंटेज डी, द फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर इंटर करना है, सपोज 4 इंटर किया, तो द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज, ठीक है ना, इस क्या हो जाए, परसेंटेज डी, क्योंकि उसका आंसर भी लेना है। तो यहाँ पे फिर कॉमा देना है, ठीक है ना, वेट, पहले तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना पड़ेगा, फिर कॉमा देना है। और पहला परसेंटेज ये बता रहे हैं कि पहले वेरिएबल क्या लिए थे पहले, तो हमने बोला था द फैक्टोरियल ऑफ 4 यानी n, ये 4 क्या है, n का वैल्यू है, तो n लेना है, फिर कॉमा के बाद फिर इस परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज डी ये फैक्टोरियल का वैल्यू है, जो फैक्टोरियल हमने लिया है फैक्टोरियल। तो फंक्शंस डायरेक्ट में दे दूंगा फैक्टोरियल, और डायरेक्ट फंक्शंस में दे दूंगा यहाँ पे n, एंड देन यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। होप, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी भी ठीक है। इंटर योर नंबर, एंड इंटर योर नंबर का लेट सपोज कोई और नंबर 5 ले रहा हूँ, 5 का फैक्टोरियल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 120, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 120, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, है ना कोड। तो यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड, सिंपल सा मैं एक कमेंट भी लगा दे रहा हूँ, कमेंट ज़रूरी होता है। कमेंट क्या होता है, रीडेबिलिटी आपके कोड को बढ़ा देता है और कुछ नहीं। तो ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिया, ये क्या है, प्री प्रोसेसर सॉरी डायरेक्टिव, ये हो गया। एंड फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये आपका हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन डिक्लेरेशन, सिंपल सा। एंड देन फिर यहाँ पे मेन फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, मेन फंक्शन, जहाँ से स्टार्ट और एंड जो होता है एग्जीक्यूशन, वो यहीं से होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट एंड विद मेन, फ्रॉम मेन फंक्शन, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैं सब चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है ना। इंट, यहाँ पे इंट एन का मतलब क्या है,
एन का मतलब है कि आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल एन को, ठीक है ना। तो डिक्लेयर, सिंपल सा डिक्लेयर्ड वेरिएबल एन। एंड फिर नेक्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है, सिंपल सा इसका प्रिंट एफ, तो यहाँ पे प्रिंट करवाना है क्या, सिंपल सा हमने ये बोलना है कि आउटपुट क्या है, सिंपल सा इसका कि प्रिंट योर, स्क्रीन पे सिर्फ क्या आएगा, प्रिंट योर नंबर्स, सिर्फ स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्कैन एफ, यूजर से हम इनपुट लेना चाह रहे हैं, किसके अंदर वो इनपुट का वैल्यू रखेंगे, तो एन वेरिएबल के अंदर। देन प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ का मतलब क्या है, जो फिर दोबारा इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि द फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी, पहला परसेंटेज डी वैल्यू ऑफ एन को बताएगा, दूसरा परसेंटेज डी क्या है आपका, के परसेंटेज डी मतलब रिजल्ट जो होगा फैक्टोरियल एन का, वो फैक्टोरियल एन को डायरेक्ट कॉल करवा के जो उसका आउटपुट रिटर्न करके देगा, जो फैक्टोरियल फंक्शंस है, तो डायरेक्ट मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो वही ये चीज़, तो सिंपल सा एंटर योर नंबर्स, तो 5 मैंने एंटर्स किया एंड देन फिर आराम से कर लिया। हाँ, आप फैक्टोरियल से एक बड़ा नंबर रिजल्ट दे सकता है अगर फैक्टोरियल का वैल्यू बढ़ा दोगे, तो आप ये कर सकते हो कि इंटीजर का वैल्यू जो आपका जो फैक्टोरियल का फंक्शन का जो डेटा टाइप लिया हो ना, तो वो आप क्या कर सकते हो, इंट ना लेकर के आप क्या ले लो, उसकी जगह पे इंट ना लेकर के आप ले लो लॉन्ग, ठीक है, ताकि अगर बड़ा नंबर भी होगा तो अगर इंटीजर वैल्यू का अगर रेंज से बाहर भी अगर चला जाता है ना रिजल्ट, तो आपका जो ओवरफ्लो नहीं आएगा वहाँ पे, कहने का मतलब ये। तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। फिलहाल ये कोड बिल्कुल परफेक्टली ओके, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन, ये क्या है, फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन डिक्लेरेशन, सिंपल सा। तो ये चीज़ हो गया, तो होप समझ में आ गया होगा ये कोड, और मज़ा आया होगा, तो मज़ा आया तो यार थम्स अप ज़रूर कर देना, शेयर वेयर भी कर देना। चलो हम लोग फिबोनाची की सीरीज़ का हम लोग कोड देख लेते हैं। क्या कुछ नहीं करना, सबसे पहले हैश इंक्लूड फिर यहाँ पे stdio.h एंड देन यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, आपको ग्लोबल डिक्लेयर कर दूँ फंक्शन को, तो फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है, फिब, क्योंकि फिबोनाची का हम लोग कोड देखने वाले, तो इंट फिब एंड देन यहाँ पे आ गया इंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंट फिब, फिर यहाँ पे इंट, ये डिक्लेरेशन हो गया, एंड देन यहाँ पे इंट फिर यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन आने के बाद हमें क्या करना है कि पेरेंथेसिस देना होगा, पेरेंथेसिस बोल रहा हूँ, करली ब्रेसेस देने के बाद हमें इंटर करना होगा, तो इंटर कर दिया हमने। देन फिर हमें इंट एन वैल्यू हमें क्या लेना है, यूज़र से लेना है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ एंड देन फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर उसके अंदर जो लिखना चाह रहे हो, तो इंटर प्लीज़ इंटर योर टर्म, फिबोनाची टर्म, ठीक है। वो इंटर करवाने के बाद हमने क्या करना, पैरेंथेसिस को क्लोज करके उसको बंद कर देना, ठीक है, यानी कि सेमीकोलन लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्कैन एफ लेना पड़ेगा, स्कैन एफ से हमें क्या यूज़र से इनपुट मिलेगा, फिर परसेंटेज डी एंड देन फिर यहाँ पे %, यहाँ पे एक स्पेस दे दो, स्पेस क्यों देना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पेस क्यों देना वो मैं बाद में बताऊँगा, एक काम करता हूँ पहले ऐसे ही करवा दो ताकि समझ में आए, ठीक है। फिर %ऑफ क्या वेरिएबल मेरा एन के अंदर हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं जो यूज़र इनपुट करेगा, तो ये हो गया हमारा। एंड देन हमें क्या करना है, फिर प्रिंट एफ एंड हम क्या करना चाह रहे हैं, सीरीज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, द फिबोनाची सीरीज ऑफ टर्म, जो भी टर्म हम देना चाह रहे हैं, तो द फिबोनाची सीरीज ऑफ टर्म जो भी देना चाह रहे हो, टर्म परसेंटेज डी, लेट्स सपोज मैंने दिया टर्म ऑफ, लेट्स सपोज फोर्थ टर्म है, द फिबोनाची सीरीज ऑफ फोर्थ टर्म इज, जो भी आप देना चाह रहे हो, इस मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा %d एंड देन इसको क्लोज कर दो, या फिर एक काम करो, इसको मैं यहीं पे क्लोज कर दे रहा हूँ, क्यों मैं वो भी रीज़न बताऊँगा बाद में। फिर यहाँ पे %d का तो वेरिएबल यहाँ पे देना पड़ेगा ना, तो n, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज द फिबोनाची सीरीज ऑफ इतना टर्म, तो n का वेरिएबल हमने लिया है, क्योंकि जो यूज़र से इनपुट लिया वो n वेरिएबल के अंदर गया है, तो %d टर्म इस क्या होगा, n होगा, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दो। देन यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि सीरीज़ हमें प्रिंट करवाना है, तो फॉर लूप हमें लगाना है। फिर i इस यहीं पे i को इनिशियलाइज भी कर दे रहा हूँ, तो इंट i इक्वल्स टू 0 एंड देन कंडीशन लगा दे रहा हूँ i लेस देन n एंड देन i++ कर दे रहा हूँ।
तो ये हो गया। एंड देन यहाँ पे ये फॉर लूप का क्या आ गया, ब्लॉक आ गया। इसके अंदर कोड लिखना है। कोड क्या है, सिंपल सा प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करना, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। ये हो गया। हमें क्या करना है, फिब ऑफ क्या है एन, सॉरी फिब ऑफ एन, ये हो गया हमारा। तो ये हमें क्या करेगा, फॉर लूप ये हमें दे देगा। अब कहने का मतलब क्या है कि ये कोड को रन करें तो रन होगा क्या, नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं किया हमने। फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया है, कॉल भी कर दिया है फंक्शन कॉल, लेकिन हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया अभी तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो रिटर्न भी लगा सकते हो, लेकिन चलो रिटर्न 0 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अब फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफाइन भी करना है। तो इंट जो फंक का नाम है जो फिब, और फिर यहाँ पे इंट एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा आपको और ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। एंड देन यहाँ पे कोड लिखना है हमें। कोड क्या लिखना है, सिंपल सा, इफ़ एन इक्वल्स टू हमारा 0 है तो क्या रिटर्न कर दो, सिंपल सा रिटर्न क्या कर दो, 0 रिटर्न कर दो। और अगर एल्स इफ अगर हमारा क्या है, n इक्वल्स टू 1 है तो हमें क्या रिटर्न कर दो, सिंपल सा रिटर्न कर दो। आप क्या 1 ही रिटर्न कर दो। और अगर एल्स अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर है तो सिंपल सा क्या रिटर्न करना है, हमको फंक्शन रिकर्सिव कॉल करवाना है, तो हमको क्या रिटर्न कर दो। ये हो गया बेस केस, अभी जो दिया मैंने बेस केस। अब क्या हमें क्या रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो हमें क्या था, फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम है, तो फंक क्या है, फिब FIB फिब, और क्या करना है, n-1 प्रीवियस टर्म लेना है, प्रीवियस टर्म n-1 क्लोज कर दो, फिर प्लस, फिर एक बार और उसका प्रीवियस टर्म लेना है, यानी कि प्रीवियस 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है आपको, जस्ट प्रीवियस 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है। तो फिब एक बार और आएगा, फिर n-2 हो जाएगा अपना, सिंपल सा। तो ये हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पे आपको मन है कि हम चाह रहे हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे रिटर्न दे देते हैं, तो फॉर लूप से बाहर निकल के रिटर्न 0 कर देते हैं, हो गया। तो क्या ये कोड क्या परफेक्टली ओके है क्या, तो चलो कोड को रन करके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि परफेक्टली ओके है या नहीं है। तो एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे और प्लीज़ इंटर योर फिबोनाची टर्म्स, जो भी आप कितने टर्म्स तक आप जाना चाह रहे हो। तो लेट सपोज मैंने टर्म दिया 4 एंड देन 4 देने के बाद हमने इंटर किया। तो यहाँ पे द फिबोनाची सीरीज ऑफ 4 टर्म इज 3333। ऐसा क्यों हुआ, क्यों प्रिंट एफ परसेंटेज डी फिब ऑफ, अच्छा यहाँ पे एन नहीं आई करना था, यहाँ पे क्या है एन, क्योंकि एन का वैल्यू हमें थोड़ी करना है, हमें तो आई लेना है ना, क्योंकि फॉर लूप के अंदर आई से मैं जा रहा हूँ, तो आई करना पड़ेगा। हाँ, दिस इज परफेक्टली ओके, हाँ नाउ परफेक्टली ओके। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा हाँ गड़बड़, क्योंकि ये थोड़ा सा जो कंपाइलर है थोड़ा सा हट के कंपाइलर है, ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि जब बैक करते हो वो टर्बो की तरह काम कर रहा है, टर्बो सी में नहीं होता है, तो वैसे ही ये काम कर रहा है कि एक बार अगर पीछे जाते हैं तो आपको दिक्कत होने लगता है फिर। तो यहाँ पे 2 बार पेरेंथेसिस देना पड़ेगा, एक बार फिब आई दिया है उसको क्लोज करने के लिए, एक हमने प्रिंट जो दिया है तो प्रिंट को क्लोज करने के लिए, एंड देन सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब ये परफेक्टली ओके है, क्योंकि यहाँ पे एरर भी आपको बता देता है, तो बहुत खूबसूरत है, दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे लाइन नंबर देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे अब ये प्लीज़ इंटर योर फिबोनाची, तो लेट सपोज हमने दे दिया 4 किया, तो अब क्या आ रहा है 0 1 2 0 1 1 2। क्या फिबोनाची का 4 टर्म यही होता है, स्टार्टिंग का 4 टर्म 0 1, ये दो बेस केस होता है। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, 2 लास्ट जो प्रीवियस 2 टर्म है कंसेक्यूटिव उसका सम, तो 0 1 का सम क्या हो गया 1, तो हाँ ठीक है 1, ठीक है 0 1 1, ठीक है। एंड 4th टर्म कैसे निकालेंगे, जो 3rd टर्म है और 2nd टर्म उसका सम, यानी 1 + 1 2। अच्छा हाँ करेक्ट काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि बहुत सटा 0 1 1 2 बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा स्पेस दे दो। तो स्पेस कहाँ पे हम देंगे, ये वैल्यू कहाँ से प्रिंट हो रहा है, द फिबोनाची सीरीज ऑफ, तो द फिबोनाची सीरीज ऑफ परसेंटेज डी ऑफ एन, क्या यहाँ से नहीं, ये जो 0 1 1 2 प्रिंट हुआ ये यहाँ से प्रिंट हुआ फॉर लूप के अंदर से। तो एक काम करना होगा हमें, यहाँ पे हमें परसेंटेज फिर यहाँ पे डी करना पड़ेगा, तो स्पेस 2 बार दे दो तो थोड़ा ज़्यादा हट जाएगा वैल्यू, 2 बार दे दिया, उसके बाद क्लोज कर दो, फिर यहाँ पे कॉमा दो, और फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आई दो, एंड देन 2 बार क्लोज करना पड़ेगा जो मैंने बताया यहाँ पे। और ये अब ये परफेक्टली ओके है, तो चेक करके देखते हैं, हाँ परफेक्टली ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, सपोज 4 ही पहले करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये क्या चेक, क्या थोड़ा एग्जीक्यूट होने दो। कभी कभी ऑनलाइन भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। आप चाहते हो तो ये सब कोड आप आराम से विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। मैं ऑनलाइन प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मन चाहता है जो कंपाइलर खोलो अपना रन करना शुरू कर दो, दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो यार लग रहा है कि चेंज करना पड़ेगा हमें कंपाइलर, एरर कनेक्टिंग सर्वर एरर। तो एक काम करते हैं,
तो यहाँ से क्या करूँ, हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ। एक काम करते हैं, ये कोड को हम कहीं और किसी और कंपाइलर में ले जाते हैं, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है हमारे लिए, तो इस कोड को हम कहीं और किसी और कंपाइलर में ले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। लीव कर दो, किसी और कंपाइलर, ये ओपन हो रहा है क्या? हाँ ये ओपन हो रहा है, इसमें ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये कोड जो हमने लिखा है इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ कंट्रोल माइनस से, ये आराम से छोटा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है, दिक्कत नहीं। कंट्रोल प्लस से बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल माइनस से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो कोड। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आप, तो ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया आपका प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव। देन यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, जो भी फिबोनाची का सीरीज में प्रिंट कर रहा हूँ, वो फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है, तो उस डिफाइन के लिए डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर किया, यहाँ पे इंट मेन चला, फिर यहाँ पे इंट जो n वेरिएबल है, जो मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म, तो ये क्या है हमारा वेरिएबल हो गया, वो डिक्लेयर हो गया वेरिएबल का। और देन यहाँ पे प्रिंट से ये शो करना चाह रहा हूँ कि भाई तुम प्रिंट करो जो नंबर है, प्लीज़ एंटर योर फिबोनाची टर्म। इंटर करेगा तो यूज़र, फिर स्कैन एफ से हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है और उसको वेरिएबल n के अंदर रखना है। देन प्रिंट हमें क्या करना है, फिबोनाची सीरीज, और कितने टर्म का, तो %d करके मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप क्या करेगा, इंट i = 0, फिर i <n, फिर i++ एंड देन प्रिंट f और %d fib ऑफ 10। ये क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ता है। फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, तो इफ़ n = 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, इफ़ n = 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, और अदरवाइज उसके अलावा कोई और नंबर है, क्योंकि 0 और 1 बेस केस है, इसके अलावा कोई और नंबर है तो क्या करो, जस्ट प्रीवियस, यानी कि थर्ड टर्म निकालना है तो जस्ट प्रीवियस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का सम कर दो। तो ये वही चीज़ है। फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म और प्लस कर दो थर्ड टर्म का वैल्यू का सम। तो बस ये वही चीज़ है और यही आपका रिकर्शन कहलाता है। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्लीज़ इंटर योर फिबोनाची टर्म। तो लेट सपोज हम यहाँ पे 4 डालना चाहिए, उस टाइम 4 अच्छे से रन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 4 हमने डाला। अब यहाँ पे देख लो, द फिबोनाची सीरीज ऑफ 4 टर्म इज क्या है, 0, 1, 1 एंड 2। क्या है, परफेक्टली ओके? हाँ परफेक्टली ओके। 4 टर्म यही है फिबोनाची का। लेट सपोज 10 टर्म आप ये करना चाह रहे हो, रन करना चाह रहे हो, कर लो। प्रिंट करवाना चाह रहे हो 10 टर्म क्या हो जाएगा, तो मैं 10 दे दे रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू 10 दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फिबोनाची सीरीज ऑफ 10 टर्म क्या आ जाएगा इसका, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। क्या है, कैसा है, तो कुछ भी नहीं है यार, ये 0 है फर्स्ट, ये तो बेस केस हो गया ना, ये 0 और 1 ये क्या हो गया, बेस केस, ये हो गया बेस केस। तो इसीलिए मैंने रिटर्न में 0 दिया है। इफ़ जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, तो इफ़ n = 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, एल्स में ये चीज़ है। तो अब क्या करें, ये तो बेस केस हो गया। अब ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे आया, जो सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म उसको ऐड करके थर्ड टर्म आया। फोर्थ टर्म कैसे आया, जो थर्ड टर्म है और सेकेंड टर्म उसको ऐड करके आया, यानी कि 1 + 1 2 आ गया। अब ये फिफ्थ टर्म कैसे आया, फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म को ऐड करके, यानी 1 + 2 3 हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म कैसे आ रहा है, लास्ट 2 टर्म इसको ऐड करके 2 + 3 5। अब ये 5 + 3 को ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 8, एंड 13 + 8 को ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 21, ठीक है। एंड 21 एंड 13 को ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 34 एंड सो ऑन। इसी तरीके से और फिबोनाची आप निकाल सकते हो आराम से। तो कहने का मतलब है, होप कि फिबोनाची सीरीज समझ में आ गया हो कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है एंड उसका कोड। तो ये आपको सोर्स कोड अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे बोल सकते हो, यूट्यूब के अंदर भी, या फिर वेबसाइट पे जाकर के भी कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप ज़रूर यहाँ पे जो भी जो सोशल मीडिया मैंने लिंक दे रखा है तो उसमें आप ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी कुछ अगर नया कुछ मैं अगर डालूँ, ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, पैसा कहीं पे आपका लगने वाला है, तो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो आप कोर्स करो, ठीक है ना। वैसे आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत डीपली मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। जितना नॉलेज है मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूँगा। आप उसका टेंशन ना लो कि मैं कुछ छुपा लूँगा, नहीं, जितना होगा सब मैं दे दूँगा, आप टेंशन ना लो। बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखा करो, और पसंद आए तो थम्स अप कर दिए। चलो, तो होप समझ में आ गया होगा यार कि रिकर्शन क्या होता है। उसका मैंने कोड भी दिखा दिया फैक्टोरियल का, और फिर मैं फिबोनाची सीरीज़ का कोड करके मैंने आपको दिखा दिया। होप ये कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। और यार आप कोड को सिर्फ देखा मत करो, ठीक है ना। आप खुद से कोई कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर लो, या फिर आप विजुअल स्टूडियो जो कंपाइलर पर आप करना चाह रहे हो आप काम, लेकिन कोड करो। कोड करोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला है कोड। थ्योरी पार्ट पढ़ो, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद आप कोड प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस का, तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने एक क्लास में करवा दिया है, बाकी हर एक चैप्टर से मैं अलग से सेशन लाऊंगा, मतलब कि प्रैक्टिस सेशन। उसमें सारा क्वेश्चंस और कोडिंग पार्ट हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आप शर्त ये है कि आप लोग बने रहो, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो। पसंद आए तो वीडियो थम्स अप कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले।
और होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल है वेबसाइट पर, यूट्यूब कमेंट के थ्रू या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूर मैं आपका हेल्प करूँगा, जो भी हो सकता है मैं सारा जो भी क्वेरीज आपका सब कवर अप करने की कोशिश करूँगा, आप उसका टेंशन ना लो। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा है इन सब पे, हमेशा जा करके वेबसाइट को विजिट किया करो, ताकि जो भी चीज़ें, जो भी पोस्ट है, जो भी आर्टिकल्स है वो आपको मिल सके। यूट्यूब पे अब तक अगर नहीं आया तो फॉलो कर लो या सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से इंस्टा पे और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।